नमस्कार। द टीचर्स शो के नमस्कार। एपिसोड 57 का एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, रोज की तरह आज हमारे साथ एक नए शिक्षक साथी जो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, कुछ ही क्षण पश्चात आपसे रूबरू होंगे। इससे पहले कि वो स्क्रीन पर आए, मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ होंगे केंद्र शासित प्रदेश दीव से संगीत के शिक्षक और कलाकार जिग्नेश हरेश कुमार तिलावत सर। तिलावत सर वैसे तो संगीत के शिक्षक है, लेकिन इसके अलावा वो गुजरात के जो स्थानीय लोक नृत्य हैं, रास, गरबा, डांडिया, उन सब में भी महारत हासिल है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तमाम और राज्य स्तर के कई उत्सवों सहित कला उत्सव में भी उनका विद्यालय विजेता होता रहा है। इसके अलावा वो बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण हैं और बहुत बड़े संतों के साथ उन्होंने लाइव गाया है। वो खुद बताएंगे किन किन संतों के साथ उन्होंने भजन गाए हैं। रामधुन उनका सबसे प्रिय भजन है, वैष्णव जनते तेने कहिए, वो सुनाएंगे भी संभवतः आज। तो बहुत सारी खूबियों से भरपूर जिग्नेश सर हमारे साथ हैं और रोज की तरह हमारे साथ ऋषिकेश से श्री मुकेश प्रसाद बोगना जी जुड़े हुए हैं और दिल्ली से CCRT के पूर्व निदेशक और हमारे शो के विशेषज्ञ टिप्पणीकार श्री गिरीश चंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ इस शो में फिलहाल तिलावत सर का और बोगना सर का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आभार। नमस्कार। आभार। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। स्वागत है आपका। आभार। खूब खूब आभार। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। थैंक यू। और साथ में जोशी सर का भी स्वागत है। जी प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्कार जोशी साहब। नमस्कार जिग्नेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहले शिक्षक हैं जो केंद्र शासित प्रदेश दीव से हमारे बीच में हैं और बहुत जी, सारे जी। लोगों को तो दीव का नक्शे में पता भी नहीं होगा दीव है कहाँ पर, क्योंकि गोवा, जी, दमन जी। और दीव लोग सुनते हैं। सही है। लोगों को याद रहता है कि सही ये है। केंद्र शासित प्रदेश है गोवा, दमन और दीव, लेकिन वो जी, दीव कहाँ जी। पर है, किस जगह, ये लोगों को ठीक से पता नहीं है। दीव की दीव संस्कृति है ना क्या है, ये सर, लोगों को दीव हमारा जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ना, सोमनाथ महादेव, जी जी। उसकी बगल में, सोमनाथ से 90 किलोमीटर दूर है हमारा दीव और गुजरात के बॉर्डर पे ही है। वैसे किला है वहां पर एक। हाँ, और वैसे हमारी जो संस्कृति है वो सब गुजराती है। खाने पीने की सब त्योहार मनाते हैं, वो सब गुजरात के ही होते हैं हमारे। जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपका सर केंद्र शासित प्रदेश बनने का मुख्य कारण क्या रहा दीव के? जो हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन उस टाइम पे दीव, दमन और गोवा और दादरा नगर हवेली वो सब आजाद नहीं हुए थे। तो वो अच्छा। ये हमारा जो इलाका है दीव, दमन और गोवा, वो 1961 में आजाद हुए और उस टाइम में संसद में उसको, तो उस टाइम पे उसको यूटी घोषित किया था उस टाइम पे। जी जी। तो 1947 से 1961 तक किसका शासन चलता था सर दीव में? दीव में पोर्टुगीज शासन था। पोर्टुगल। पुर्तगाली। गोवा में और दीव में पुर्तगालियों का शासन था। जी 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 जी। तो ये थोड़ा सा सामान्य ज्ञान की बात है, भी हमने कहा कि शो में साथ साथ कर लें ताकि लोगों को समझ में आए कि दीव कहाँ पर है और क्यों अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण है जो जी जिग्नेश भाई, हमारे जो भट्ट जी हैं, जो होस्ट जी, ये जी इस देश की आजादी से इतना प्रेम करते हैं कि इन्होंने तय कर लिया था कि जब तक गोवा आजाद नहीं होगा ये जन्म नहीं लेंगे इस दुनिया में। तो जब सन 61 में गोवा आजाद हो गया था, 67 में पैदा हुए। अच्छा जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुगुणा जी। मैं 61 के बाद 62 में पैदा हो गया था। हाँ, बहुगुणा जी को लेट लगी आते आते, ये 92 में पैदा हुए, तो इसलिए अभी तक इतने जवान है, खूबसूरत है बहुगुणा जी हमारे। जी जी जी। बांग्लादेश आजाद होने के बाद पैदा हुआ। बहुत छोटे हमसे बहुगुणा जी, हमारे छोटे भाई हैं। जी जी जी। तो आगे बढ़ते सर, आपका जो संगीत का जो झुकाव रहा वो कब से रहा सर? कैसा रहा? परिवार में परंपरा थी संगीत की या कोई और कारण जी रहा? जी भट्ट साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं जब सब बिल्कुल छोटा था, 6 साल का, तो मेरे घर पे मेरे मदर
जो किचन में सब रसोई पकाती थी, तो उस टाइम पे मैं जो डिब्बे होते हैं वो डिब्बे कंटिन्यू बजाता रहता था। तो मेरी माँ ने मेरे फादर से बोला कि आप इसको म्यूजिक का थोड़ा सिखाइए। तो मेरा जो मूल गांव है वो द्वारकाधीश जो द्वारका है उसके पास जाम खंभालिया जामनगर जिले में है। तो वहां पर मेरे गुरु जयंती भाई सामनानी थे मेरे गुरुजी, उसके पास भेजा और शुरुआत मैंने तबला बजाने सीखी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता हारमोनियम, और आवाज नेचुरली अच्छी थी और मेरी जो रूह है वो संगीत वाली ही रूह थी। तो आहिस्ता आहिस्ता संगीत में सीखता गया। तो तब मालूम नहीं था कि संगीत में सीखने से म्यूजिक टीचर की जॉब मिलेगी, कि उसके पर हम आर्थिक उपार्जन करेंगे, ऐसा कोई हेतु नहीं था। बस सीखता था। बढ़िया बढ़िया सर। तो सर ये वो डब्बे तो आपने ये म्यूजियम में संभाल के रखने चाहिए जो आप बजाते थे बचपन में। जी वो रह गया। वो मैं क्या है कि बचपन में मेरे मदर एक्सपायर हो गए, तो उसके साथ सब जो यादें थी सब चली गई बाद में। ओहो, चलिए आपने बहुत संघर्ष किया और बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। हमारे एक दर्शक है सर जो खुद भी म्यूजिक टीचर है, शो में आते आते रह गए, एक दिन नेटवर्क की वजह से वो नहीं है कर पाए परफॉर्मेंस, लेकिन जब भी वो नेटवर्क में आएंगे दिनेश चंद्र पाठक जी वो रहेंगे, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार इस शो ने राज्यों की सीमाएं लागी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन यह देश की सीमा के बाहर भी देखा जाएगा। तो पाठक सर, मैं आपको और बाकी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस शो का जो यूट्यूब चैनल का एनालिसिस आता है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 15% ये देश के बाहर देखा गया है, 85% ये शो देश के लोगों ने देखा है, लेकिन 15% ऐसे भी दर्शक है हमारे जो हिंदुस्तान से बाहर के हैं। तो ये उसका आंकड़ा है यूट्यूब का सर। तो पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है, ये नहीं केवल भारत में देखा जा रहा है। भारत में तो प्रतिभागी हैं इसके अभी फिलहाल, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। पाठक जी, मैं आपको और बाकी साथियों को बताना चाहूंगा, और उस सबका श्रेय आप सबको है, हमारे जिग्नेश सर जैसे कलाकारों को है, बहुगुणा जी जैसे वाचालों को है, जोशी सर जैसे विद्वानों को, तो सबको इसका श्रेय। बहुगुणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पाठक जी को बधाई भी दीजिएगा, इनकी एक नई पुस्तक, कविताओं की पुस्तक अभी हाल में ही प्रकाशित हुई है और राज्य के मुख्यमंत्री ने इनको उसके लिए बधाई भी दी है। ये अच्छे कवि भी है जी। तीसरी किताब है इनकी, और आपकी इस प्रशंसा के लिए मैं इनसे निवेदन करूंगा कि बहुगुणा जी को एक निःशुल्क भेंट करें पुस्तक वो अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस सूचना के लिए। मोहन चौहान जी भी आ गए हमारे शो में, कला शिक्षक। तो जिग्नेश सर, शुरुआत करते हैं। बस तो आप तो बापू के राज्य से हैं, तो रामधुन से ही शुरुआत करते हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं एक स्पष्टीकरण करूं कि रामधुन जो क्या होता है, कि जो राम नाम मंत्र है ना, श्री राम जय राम जी, वो मंत्र को अलग अलग राग में गाना, और गाना यानी कंटिन्यू एक ही सिटिंग में 5 घंटा 6 घंटे तक मैंने गाया हुआ है। 5-6 घंटा एक ही सिटिंग में, और एक भी राग रिपीट नहीं होगा, एक भी आलाप मेरा रिपीट नहीं होगा। बहुत बढ़िया, अद्भुत। तो लेकिन आपका जो कहने का मतलब है वो हमारे राज्य से, तो हमारे राज्य से हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, वो हमारे गुजरात के, और उसका जो एक जो प्रिय भजन, उसका प्रिय भजन और उसके पूरी दुनिया के हैं गांधी जी तो। जी 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 जी। और उसके जो रचयिता जी, और उसके रचयिता जो थे वो नरसिंह मेहता, वो भी हमारे गुजरात के जूनागढ़ के थे। जी जी जी। और पूज्य बापू को उसका भजन बहुत अच्छा लगता था, तो उसी भजन से मैं आज का मेरा शुरुआत करूंगा, और बीच में जो अब आप चाहेंगे तो मैं एक रामधुन भी सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत स्वागत स्वागत। जय हो। वैष्णव जन को तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो
તેને કહીએ સકળ લોકમાં સહુને વંદે નિંદા ન કરે કે વાચ કાચ મન નિશ્ચય રાખે ધન ધન જનની તેની રે વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ સમદ્રષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી પરસ્ત્રી જેને નાથ રે જીવા થકી અસત્યન બોલે પર ધન નવ જને હાથ રે વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ મોહ માયા યતે નહીં જેને જડ વૈરાગ્ય જેના મન મારે રામ નામ તાલિર લાગી સકળ તીરથ તેના તન મારે વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ વણલોભીને કપટ રહિત કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે ભણે નર સંયો તેનું દર્શન કરતા ભણે નર સંયો તેનું દર્શન કરતા ગુરુ એકો તેર તાર્ય રે વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પડાવી જાણે રે વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ जय हो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो आपने बचपन की यादें ताजा कर दी। जय जी बढ़िया बहुत बढ़िया। गांधीवादी आश्रमों में हमेशा ये प्रार्थना होती थी। बहुत शानदार सर, ये मतलब ऐसा लग रहा था कि सुनते ही रहे, आपको सुनते ही रहे। आप बहुत अभ्यस्त हैं इस भजन के, मुझे ऐसा लगा आपको सुन के। भी बिल्कुल बिल्कुल गाते रहते हैं ये भजन, तो हम बच्चों से भी गवाते रहते हैं। जी जी जी। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि गुजरात में और तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक गली में 3-4 ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम जिग्नेश होता है, सही बात है क्या? वो तो मालूम नहीं है, ऐसा कम होता है, ये नाम कम होता है वैसे। पता नहीं ये सर, नाम कम हमारे होता एक और दर्शक है, वो लगातार गुजरात से ही हैं, जिग्नेश पटेल। आज शायद पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक फिल्म में मैंने डायलॉग था, एक फिल्म थी वो आमिर खान की, द सीक्रेट सुपरस्टार, उसमें एक जिग्नेश कैरेक्टर, तो उसमें एक डायलॉग था कि गुजरात में हर चौथे घर में जिग्नेश नाम रख देते हैं। बोलो, जिग्नेश का अर्थ क्या होता है तरह से? जिज्ञासा, जिज्ञासा वृत्ति, जानने की इच्छा प्रबल, वो जिग्नेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर आपको जो है संगीत को जानने की इच्छा प्रकट हुई, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा नाम आपका। कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ में कि आपके घर में माजी ने या पिताजी ने आवाज लगाई हो जिग्नेश बेटा, तो 5 लोग आगे हो बगल से? नहीं नहीं, कभी नहीं, सब सुनते हैं। मैं हर रोज सुबह 6 बजे रियाज करता हूँ, तो सब सुनते रहते हैं। वाह, तो आपको कमलेश स्वामी जी याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जय हो भजन के साथ शुरुआत की आपने। कमलेश भाई को मेरा भी नमस्कार, हमारे बड़े भैया है
और गुजरात में संगीत के क्षेत्र में उसका बहुत सारा योगदान है, बहुत सारा योगदान है कमलेश स्वामी जी का। बिल्कुल। और वो हमें भी बहुत योगदान दे रहे हैं शो को आगे बढ़ाने में, लगातार अच्छे जी अच्छे जी शिक्षकों को जी जी शो से जी परिचित करा रहे हैं। जी इसके जी अलावा जी असम से विधान देव राय जी हैं, कश्मीर से रोज की तरह फरीदा मैम है, गोकुल सिंह मर्तोलिया है नैनीताल से, गणेश प्रसाद जी हैं देहरादून से, हमारे राकेश जुगरान जी हैं डाइट प्राचार्य, बहुत लगातार धर्मेंद्र बसरा जी हैं बाजपुर से, दिनेश चंद्र पाठक जी हैं, रूपा बिष्ट हैं, मोहन चौहान जी हैं, तो लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं जो रोज हम सबको देखते हैं। सर मैं ये नाम इसलिए लेता हूँ कि और लोग भी प्रेरित हों, शो में आए, जी अपने सुझाव दें, कमेंट करें और हमारा उत्साह बढ़े और हमारे कलाकारों का भी उत्साह बढ़े, शिक्षकों का जो इस शो में आते हैं। जैसा जी कि गणेश प्रसाद जी ने कहा भी है सर कि टीचर शो को देख अनेक शिक्षक प्रतिभाओं का आना और प्रतिभा का प्रदर्शन करना बताता है कि शिक्षक अनेकों प्रतिभाओं के धनी हैं। इस मंच ने शिक्षकों की प्रतिभाओं को प्रस्तुतिकरण का मौका दिया है। तो धन्यवाद। बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हो, इसका उद्देश्य भी यही था। हमारे शो का उद्देश्य भी यही है कि हम देश के शिक्षकों की, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की प्रतिभा से रूबरू करें पूरी दुनिया को, ताकि लोग जो नकारात्मक बातें करते हैं वो भी ना करें। हमारे सरकारी शिक्षकों के लिए इतने टैलेंटेड, इतने मेहनती शिक्षक हैं। तो सर आपके जो विद्यालय के बच्चे हैं वो कई साल तक आपके राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय गीत या देशभक्ति गीतों में प्रथम आते हैं, ऐसा आपने हमें जी बताया जी था। जी जी तो जी फिर कौन कौन जी से गीत हैं, देशभक्ति गीत हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप सुनाएं, ताकि वो भी अपने विद्यालय में उन बच्चों को सिखाएं बिल्कुल देशभक्ति गीत, आपके कंपटीशन में आ जाए कल को राष्ट्रीय बिल्कुल स्तर पर। बिल्कुल। मैं एक गीत सुनाता हूँ आपको। जी उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा कि मेरी YouTube पर चैनल मेरी भी चल रही है, जिग्नेश टिलावत मेरे नाम बहुत से। बहुत अच्छा सर। तो उसमें मैंने बहुत सारे पुराने सॉन्ग, गजल, लाइव, रामधुन वो सब जी डाली हुई है। लेकिन मैंने इनको देख मेरे मेरे बच्चों को एक बार मैं प्रैक्टिस करवा रहा था, तो तब मोबाइल के जो मोबाइल का जो वो था सर्जन, एंड्रॉइड मोबाइल का जी नया नया था उस टाइम पे। जी तो जी एक गीत मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे रखा है। तो पूरे पंजाब जी से, पूरे भारत से मुझको फोन आ रहा है कि ये गीत पूरा हमको दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी वाह, सुनिएगा वो कभी, देशभक्ति गीत करके आप सर्च करेंगे तो आएगा। लेकिन पहले मैं ठीक आपको सर। एक गीत सुनाता हूँ, एक गीत सुनाता हूँ, देशभक्ति गीत। जी जी स्वागत। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को बढ़कर अपना इतिहास उलट कर, अपने अतीत को बढ़कर अपना इतिहास उलट कर, अपना भविष्य समझ कर, निधन दफा मगरे हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से
प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से निध निध मगरे हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन, मन से धन से तन मन धन जी हम करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नति से निध निध मगरे हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से, जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप जहाँ रहते हैं वो क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है तो आपकी आवाज में सागर सी गहराई है, और जो समुद्र की तरंगों का जो संगीत होता है वो आपकी आवाज में भी आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सागर को आपने समेट लिया है अपने अंदर तक। नहीं नहीं, कुछ नहीं समेटा है, कुछ नहीं, सागर के एक बिंदु अभी। बहुत बढ़िया, जय हो। बहुत बहुत शानदार आपने गाया सर, इतनी तारीफ इन लोगों ने कर दी, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, मैं कैसे तारीफ करूं। तो मैं आगे बात बढ़ाता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे बात बढ़ाता हूँ सर। आपने बहुत सारे संत महात्माओं के साथ भी गाया है, और मैं तो उनके नाम मुझे ठीक से याद नहीं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे किन किन संत महात्माओं के साथ आपने संगत की है और क्या क्या आप उनके लिए गाते थे सर। बिल्कुल, खास तो छोटे मुरारी बापू है, हमारे गुजरात के ही है, उसके साथ मैंने बहुत सालों तक उसकी राम कथा में राम भगवान का गुणगान गाए है। इसके अलावा पूज्य भाई श्री यानी कि पूज्य रमेश भाई ओझा जी के साथ मैंने 2-3 कथा में उसके साथ लाभ लिया था, और संतों का दर्शन तो का जो लाभ जो मिला है उनके जरिए ही मिला है। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी है द्वारका पीठ के, उसके साथ भी हम बहुत सारे रहे, और जो कुंभ मेले होते हैं, कुंभ मेले में भी उसके सब संतों के दर्शन का लाभ, उसको श्रवण कराने का लाभ भूतकाल में बहुत मिला है। वाह, कौन कौन से कुंभ मेलों में प्रतिभाग किया सर आपने? मैंने अभी तक एक हरिद्वार में किया था और एक उज्जैन में किया था, उज्जैन और हरिद्वार 2। जी जी जी, तो कैसा रहा सर महाकुंभ का अनुभव? तो कुंभ का तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है, क्या बात है। तो ये भिक्षुक जी महाराज कौन है सर? अच्छा, ये प्रेम भिक्षुक जी महाराज बिहार के थे जी। वो पूरे भारत में भ्रमण करते करते हुए श्री राम नाम का प्रचार करते हुए वो गुजरात में आए थे, और गुजरात में हमारे द्वारका, राजकोट, जामनगर जो बाला हनुमान जी का मंदिर है, उसका जो रामधुन, अखंड रामधुन चल रहा है, अखंड 24 घंटों कंटिन्यू, और उसका तो गिनीज बुक जो रिकॉर्ड की बुक है उसमें भी उनका नाम आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे केंद्र है दीव में या हमारे गुजरात में कि जिसमें श्री राम जय राम अखंड रामधुन चलती है, और उसका एक परिवार बन गया है जिसको हम प्रेम परिवार बोलते हैं। वाह,
तो आपने इतने सारे संतों के साथ हजारों सैकड़ों भजन गाए होंगे सर, वो पसंदीदा भजन आपका जो सबसे दिल के करीब हो, सबसे आपको पसंद हो, वो भजन एक सुना दीजिए हमें। बिल्कुल, एक रामधुन सुनाता हूँ मैं आपको, जो राग जी, शिवरंजनी पर आधारित है, जो वाह, मेरे बहुत बहुत सारे व्यूअर्स ने लाइक की हुई है। ये रामधुन मेरी सुनाता हूँ जी। स्वागत है सर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम वाह, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या हुआ? थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमाल है सर, कमाल है। मतलब बहुत सुंदर। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और ये इस देश की खूबसूरती है कि आप कृष्ण की धरती के पास बैठे हैं और रामधुन गा रहे हैं। बिल्कुल। तो कभी डर नहीं लगता भगवान कृष्ण नाराज हो जाएंगे, उनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक ही है। और यहाँ तो दो कृष्ण बैठे हैं, देवकी नंदन और गिरीश। गिरीश जी शिव, जी जी जी। गिरीश का शिव है। गिरीश, आप आज गिरी सुबह को ही उठाएंगे मैंने ना? गिरी को गिरी आज जो सुबह ही है मैंने जब नाम देखा जी जी, कि देवकी नंदन नाम देखा तो बहुत बहुत हर्ष हुआ, बहुत आनंद हुआ कि वाह। मैंने जब पहली बार इनका नाम सुना था देवकी नंदन, तो मुझे लगा कोई महिला है देवकी। जी जी। वैसे ये नितान व्यक्तिगत बात है सर, लेकिन मैं फिर भी बहुगुणा जी ने बात छेड़ दी है तो मेरा नाम जो ओरिजिनल नाम था प्राइमरी में कक्षा 3 या 4 तक, वो दिनेश था। दिनेश अच्छा अच्छा चंद्र अच्छा भट्ट मेरा नाम हुआ करता था शुरू में। तो बाद में अच्छा कुछ अच्छा। सरकारी और गैर सरकारी कारणों से मेरे पिताश्री ने नाम बदल दिया मेरा।
तो आज मैं देवकीनंदन नाम से जाना जाता हूँ, तो आप लोगों को श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए मेरे प्रति, प्रणाम साहब। ताकि आप दे सकें। वैसे भी मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ बहुगुणा जी, तो इस आदर से श्रद्धा से मेरा नाम लिया कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो थोड़ा बीच बीच में जरूरी है, गणेश प्रसाद सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट किया है सर। वो कह रहे हैं कि कला और संगीत अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जिसे विश्व का संपूर्ण विश्व का मानव उसे समझ लेता है, चाहे उसकी अपनी बोली अथवा भाषा कुछ भी हो। और यही दो विधाएं इस शो में सर्वाधिक प्रस्तुत हो रही हैं, जो इस शो को अवश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाने योग्य बनाएंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सही बात है कि कला संगीत की कोई भाषा नहीं है, ये प्रेम की भाषा है, मनुष्यता की भाषा है, और मनुष्यता और मनुष्यता को एक दूसरे के नजदीक लाती है। तो जिग्नेश भाई तिलावत जी हमारे जो है उस पर बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं गुजरात में, और अपने संगीत के माध्यम से स्कूल की तो सेवा कर ही रहे हैं, पूरी मानवता की सेवा कर रहे हैं। सर, छात्रों को पढ़ाते हुए कुछ कभी रोचक अनुभव हुआ, संगीत को पढ़ाते हुए कुछ ऐसा हुआ तो जो वो भी हम चाहेंगे कि आप शेयर करें, और ये भी बताएं कि संगीत शिक्षा के लाभ क्या हैं, क्यों बच्चों को संगीत लेना चाहिए विषय के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जब बच्चे प्राइमरी लेवल में होते हैं जी, तो उसको आप हिंदी में क्या बोलता है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन हम गुजराती में उसको कक्को बाराक्षरी बोलते हैं, बाराक्षरी। हम बाराखड़ी बोलते हैं, बाराखड़ी, यस। तो उसकी एक लय है, देखिए, क कलम का क, ख खटर का ख, ग गणपति का ग, घ घर का घर, ये एक लय का। तो वो संगीत का जो राग भूपाली है उस पर आधारित है। तो संगीत से बच्चे है ना वो बहुत जल्दी सीखते हैं। सही कहा आपने। हमारे समय भी हम लोग गा के ही सुना पढ़ते थे, क ककड़ी कव्वाली ख खपरेला खट से लागा, ग गैया जंगल में जाती, घ घड़ी समय बताती, यहाँ करके हम लोग कैसे गा गा के पढ़ते थे जी। और जो काव्य होते हैं, काव्य गुजराती भाषा के, हिंदी भाषा के, तो वो बच्चों को जब सिखाए जाते हैं तो साथ में अगर उसको गवाते हैं ना तो उसको जो पूरा जो काव्य है वो कंठस्थ हो जाता है उसको। बढ़िया बढ़िया। तो ये जो आप सुना रहे थे थोड़ा और सुना दीजिए, हमारे जो प्राथमिक के शिक्षक देख रहे होंगे वो इसको अपने स्कूल में गा के सुनाएंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत जो बच्चों को सिखाया जाता है, और हिंदी में ही वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी। एक छोटा बच्चा है, उसके घर पे एक छोटी सी छत थी। इस छत पे हर रोज शाम को एक मोर आता था। मोर आता है तो बच्चा हाथ में चने के दाना और थोड़ा गुड़ लेके उसको खिलाता है, मोर खाता है। ये हर रोज का क्रम हो गया। एक दिन मोर नहीं आया, और बाद में जो बच्चा है वो मोर को कैसे बुलाता है। आजा सुंदर मोर हमारी छत पर आजा रे, आजा सुंदर मोर हमारी छत पर आजा रे, पानी पी ले और चने के दाने खा जा रे, चने के दाने खा जा रे, आजा सुंदर मोर हमारी छत पर आजा रे। मेरी छत पर तू आवे तो संग मोर नीलाना, मेरी छत पर तू आवे तो संग मोर नीलाना, नाच नचाकर गीत सुनाकर सबका मन बहलाना। मैं भी मोर बनूंगा, मैं भी मोर बनूंगा, थोड़े पंख दिला जा रे, मैं भी मोर बनूंगा, थोड़े पंख दिला जा रे, पानी पी ले और चने के दाने खा जा रे, चने के दाने खा जा रे, आजा सुंदर मोर हमारी छत पर आजा रे।
तेरे पंख में दिखते हैं ऐसे रंग निराले, तेरे पंख में दिखते हैं ऐसे रंग निराले, जैसे चमचम चमक रहे हो रंग बिरंगी प्याले। इन पंखों को फैलाकर, इन पंखों को फैलाकर कुछ नाच दिखा जा रे, इन पंखों को फैलाकर कुछ नाच दिखा जा रे। पानी पी ले और चने के दाने खा जा रे, चने के दाने खा जा रे। आजा सुंदर मोर हमारी छत पर आजा रे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बेहतरीन सर, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत क्या बेहतरीन, अद्भुत। और इस गीत के बारे में सर मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि ये गीत पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन इसको लिखते हुए विज्ञान का पूरा ध्यान रखा गया। बहुत शानदार, बच्चे के दिल की आवाज है एकदम ये गीत, शब्दों में, इसके शब्दों में जादू है। साधारण शब्द लेकिन असाधारण गीत है, और आपने गाया भी उतना सुंदर। थैंक यू। बचपन याद आ गया था। अच्छा, कमलेश जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं आपको, शुरू से, प्रोग्राम के शुरू से कमलेश भाई याद कर रहे हैं बार-बार आपको। जी जी जी, हमारे बड़े भैया है। ये गीत किसने लिखा है सर, आपको याद है कौन इसके रचयिता है इस गीत के? नहीं, जब मैं छोटा था तब ये हमारे गुरुजी ने सिखाया था, और तब हमारे पाठ्य पुस्तक में ये काव्य आता था, बस इतना याद है। मैं छोटा था तब सीखता था क्लास में। बहुत खूब, बहुत बढ़िया जी। बहुत आजकल के पाठ्य पुस्तकों में नहीं होते ना ऐसे गीत, आजकल के पाठ्य पुस्तकों में ऐसे गीत नहीं मिलते जी, कम है, अब कम है सर, बहुत कम। आपने ही पढ़ा होगा सर, भट्ट सर, जोशी जी ने भी पढ़ा होगा। मैंने तो एक गीत लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, ढोल बजाता मेंढक आया, डम 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 डम, मेंढक ने दी मीठी गान और गधे ने गाया गान। मैंने एक गीत पढ़ा था जो याद हो गया था, और मैं अपने नाना जी को अल्मोड़ा में सुनाता था, उनकी आंख से आंसू आते थे हमेशा। इस जग में माता से बढ़कर और न कोई नाता है, ईश्वर के वरदानों में भी सबसे बढ़कर माता है। और नाना जी रोते थे, नाना जी को देख के मैं भी रो पड़ता था। बहुत अच्छी कविता थी, लेकिन बहुत ढूंढी लेकिन मिली नहीं। बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं जिग्नेश सर। आपने चूंकि संगीत रचने के साथ साथ संगीत का पाठ्यक्रम भी बनाया आपने गुजरात राज्य के लिए। तो जो पाठ्यक्रम आपने बनाया, और आपने प्रश्न पत्रों का निर्माण भी किया बोर्ड एग्जाम्स के लिए और दूसरे एग्जाम्स के लिए। तो सर जब आपने पाठ्यक्रम बनाया या प्रश्न पत्रों का निर्माण किया, तो किस बात को आप ध्यान में रखते थे उस समय? हाँ, ये पाठ्य पुस्तक जो मंडल है उसमें हमारा कमलेश भाई स्वामी जी भी है, और 5-6 संगीत शिक्षक साथ में हम बैठ के आजकल के जो स्टैंडर्ड वाइज जो बच्चों का जो मानसिक विकास कैसा होता है, उसके अनुसार कितने अलंकार सिखाने चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड में कौन सा गीत सिखाना चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड में कितने राग सिखाने चाहिए, कौन से राग किस तरह से सिखाने चाहिए, इसकी डिस्कशन होती है, इसकी चर्चा करते हैं पहले। और हमारे जो प्रमुख साहब जो थे भूपेंद्र भाई शाह, कि जिसका अभी थोड़े समय पहले उसका देहांत हुआ, वो अब हम सबको मिलजुल के सबको हमको गाइड करते थे। जी सर। मैं ये जानना चाहता हूँ जिग्नेश जी कि आपने सिलेबस बनाया, राइट? ये कौन सी कक्षा में कौन से, ये कार्य जो है वो एनसीईआरटी ने बहुत पहले से किया हुआ है, ठीक है ना? मैं जानता हूँ कि जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंट्रल का नहीं है, लेकिन आप वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, री इन्वेंटिंग द व्हील, एक बार कमाल का चाक बन गया तो उस पर दोबारा एक्सपेरिमेंट करने क्या, कितना डिफरेंस था आपके करिकुलम में और एनसीईआरटी द्वारा प्रतिपादित करिकुलम में? बिकॉज मुझे लगा कि एनसीईआरटी में पूरे देश के संगीतज्ञों ने बहुत विचार करके, बहुत गहनता से विचार करके, बहुत सूक्ष्म रूप से बच्चे की भावनाओं को समझते हुए वो सिलेबस बनाया और सारे देश के सभी राज्यों को दिया। तो आपको क्या आवश्यकता थी कि आप दोबारा से सिलेबस बनाएं और दोबारा से अपना टाइम उसमें लगाएं? जी, सही बात है आपको। जी 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 सर, मैं आपको बताऊं,
कि हमारे गुजरात में 2 बोर्ड के शिक्षण चालू है, एक तो सीबीएसई बोर्ड और दूसरा जो है वो हमारा गुजरात का जो बोर्ड है वो 2 चलता है, स्टेट बोर्ड। तो जो सीबीएसई में आप जो बोल रहे हैं एनसीईआरटी का सिलेबस वो उसमें चलता है, लेकिन हमारा जो गुजरात का जो सिलेबस है जो सभी विषय का जो होता है, सभी सब्जेक्ट का बनाता है, तो हमारे मंडल जो पाठ्य पुस्तक मंडल के जो है हमारे मेन, वो हमको बताते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो हम करते हैं। हाँ, ये पता नहीं कितना डिफरेंस रहा, बिकॉज मैंने एक बार उदयपुर में पूरे म्यूजिक टीचर्स को बुलाया था गुजरात से, पूरे म्यूजिक टीचर्स को गुजरात से बुलाया था, करीब 40-50 के टीचर के करीब आए थे गुजरात के विभिन्न जिलों से, और लेकिन मुझे वो रिजल्ट मिला नहीं वहाँ म्यूजिक टीचर से, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य था हमारा। हमने बहुत तन्मयता से काम किया, उन्होंने बहुत तन्मयता से सीखा, लेकिन जब वो वापस गए तो कुछ आपका जैसे हमारे उत्तराखंड में है ना सरकारी, असरकारी, गैर सरकारी वगैरह वगैरह वगैरह, शायद उसी में उलझ के रह गया प्रोग्राम। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत बहुत ज्ञान वर्धक टीचर थे, बड़े इंथुजियास्टिक, बहुत मतलब सीखने वाले। जी भट्ट जी। सर मैं इसमें मेरा भी अनुभव रहा, चूंकि जिग्नेश भाई ने वो जिक्र किया सिलेबस का और आपने फिर उसमें अपनी बात रखी। मैं उत्तराखंड का जब राज्य बना, नया राज्य बना, तो जो पहला पाठ्य पुस्तक लेखन कार्यशाला रही उसमें मैं भी रहा था सर। उसमें नियम ये होता था सर कि जो एनसीईआरटी या केंद्र सरकार जो पाठ्यक्रम बना रही है, राज्य सरकारों को ये छूट थी कि वो 30% पाठ्यक्रम 30% अपने स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उसमें जोड़ सकते थे। तो वो 30% जो होता था उसमें हर राज्य अपने संस्कृति के हिसाब से अपने अपने पाठों को जोड़ता था। बाकी 70% जो पाठ्यक्रम होता था वो केंद्र सरकार की ओर से, जो भारत सरकार के एमएचआरडी की ओर से लागू था, वो रखना पड़ता था। तो उसी 30% में हमने भी बहुत सारे स्थानीय विषयों को समाहित किया था 2002-03 में। और जो जिग्नेश भाई बता रहे हैं, मुझे लगता है कि उसी के अंतर्गत इन्होंने भी अपने राज्य के बोर्ड के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया होगा, उसमें उस 30% के अंतर्गत स्थानीय संगीत, गीत, भाषाएं, साहित्य, संस्कृति, वो तो होना भी चाहिए, वो तो होना भी चाहिए, बिल्कुल बच्चा रिलेट कर पाता है उससे। पूरे देश में इतने बड़े पूरे देश में आप एक सा पाठ्यक्रम नहीं कर सकते सर, ये विविधता वाला देश है। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो जिग्नेश भाई का अनुभव रहा होगा, मेरा भी अनुभव रहा है। तो सर मेरा सवाल वो था कि आप किन बातों को ध्यान में रखते हैं जब रखा आपने, जब वो पाठ्यक्रम और उसके बाद प्रश्न पत्रों का निर्माण किया? जी, एक तो उसका एज, उम्र कितनी है, कौन से स्टैंडर्ड में जो बच्चे होते हैं वो कितनी एज के होते हैं, उसकी मानसिक अवस्था क्या होती है, और अभी जो सामाजिक जो सामाजिक लेवल होता है वो देखते हैं। स्कूल का जो शिक्षण जो होता है और सब्जेक्ट का, उसमें म्यूजिक को रखना है, बच्चों को फ्रेश कैसे रखना है, ये सब चीज हम वो मेंटेन करते हैं उसमें। बहुत अच्छा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये आपने बिल्कुल एकदम जो आवश्यकता है उसी के अनुसार आपने पाठ्यक्रम का निर्माण किया होगा। और इसीलिए गुजरात जो है शैक्षिक रूप से और बाकी सामाजिक रूप से भी काफी प्रगतिशील और उन्नत राज्यों में गिना जाता है भारत के। तो आप सबको भी उसका श्रेय जाता है, एक शिक्षक के तौर पर भी और एक नागरिक के तौर पर भी। जी जी जी। तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आप बहुत सारी विधाओं में गाते हैं, तो आप थोड़ा सा मूड बदलते हैं। भगवान जी कुछ कह रहे हैं, उंगली खड़ी हो गई इनकी। मूड बदलने के से याद आ गया, जिग्नेश जी के पड़ोस में जो सिंध प्रांत है, जो कुछ हिस्सा भारत में कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, वहां पर एक बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं शहबाज कलंदर, और उनके ऊपर एक बहुत शानदार गीत को बांग्लादेश से लेकर के हिंदुस्तान लगभग पूरे दक्षिण एशिया में गाया जाता है, दमादम मस्त कलंदर। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, लगभग 700-800 साल पुराना गीत है ये, अलग अलग लोग। जी बिल्कुल 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 सुनाऊंगा, बिल्कुल जी। Oh
लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल सिंधुड़ा सेवदास की साबा कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली गम गम के अंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी वो चारों चराग तेरे बरन हमेशा ओ चार चराग तेरे बरन हमेशा पंजवा में बारन आय भला झूले लाल सिंधुड़ा सेवदास की साबा कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली गम गम के अंदर ओ मैं दुखियारी बाबा मर मर जावा हो मैं दुखियारी बाबा मर मर जावा हुक्म करो तो दर्श दिखावा ओ कोई नहीं हो कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लाल सिंधुड़ा सेवदास की साबा कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली दम दम के अंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल सिंधुड़ा सेवदास की साबा कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर धमाधम मस्त कलंदर अली दम दम के अंदर धमाधम मस्त कलंदर। बढ़िया, बहुत बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। शायद इसलिए रविन्द्रनाथ जी गुरुदेव लिख गए कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग सारे राज्यों की अपनी अलग खूबी है। बहुत शानदार सर, ये इतना एकदम डिवोशनल गीत है, पूरी दुनिया में सुना और गाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप इसके अलावा बहुत सारे विधाओं में गाते हैं। मैंने मूड की बात की तो बहुगुणा जी ने अपना जो उनका मूड था उसके अनुसार आपसे फरमाइश की और आपने सुनाया। आपको धन्यवाद बहुगुणा जी की ओर से मैं दे देता हूँ, और बाकी दर्शकों की ओर से भी जो लगातार इसकी तारीफ कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं इस गीत पर आपने जो गाया। अब सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा मूड वाकई रखते हैं, आप भक्ति से थोड़ा बाहर निकलते हैं और गजल की ओर चलते हैं। तो आप कोई गजल को सबसे ज्यादा पसंद हो वो अब आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।
ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सुनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। मेरा गीत अमर कर बहुत शानदार, बहुत सुंदर, जय हो। बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। सुंदर, बहुत सुंदर। ये गीत, जय हो। ये गीत, ये गजल जो भी आप इसे कहें, ये मैंने भी सर हजारों बार सुना है, लेकिन आपने इसको जी। बड़े नएपन से गाया था, मुझे लगा। हाँ, अलग ये अंदाज सर में गाया है। अपना इसमें डाला है जी। कुछ, ये आपकी ओरिजिनलिटी जी, इसमें जी। दिखी सर। मैं गलत तो जी नहीं हूँ? जी जी बिल्कुल जी, सही सही, कह रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि क्या जो अलग डाला है? जगजीत सिंह जी ने गाया है, जो हाँ, सर जगजीत सिंह जी का ने जो गाया गाया है है। ना, इसको अलग है, और जी। ये इन्होंने जो गाया है बिल्कुल अलग है। बहुत बहुत भाव, बड़े अंतर से गाया है इन्होंने सर, बहुत ही कमाल गाया है। नहीं, वो तो हर गायक, हर कलाकार गाता है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना ही चाहता था जी। ये कलाम किसका है, एक, और दूसरा कहाँ पे आपने अलग गाया, मतलब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको? जगजीत सिंह जी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी और गायक से कंपेयर कर रहे हैं, कि जिग्नेश भाई ने क्या अलग गाया है? बहुत तन्मन भाव से गाया, हम सब मस्त थे, पूरा भारत, पूरे हमारे दर्शक बहुत अच्छा सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन अलग क्या है? ऐसा समझ सकता हूँ कि जिग्नेश भाई ने ऐसे गाया है कि जब आप समुद्र के किनारे तट पे रहते हैं तो लहरों का शोर थोड़ा तेज होता है, और जब आप बीच में चले जाएंगे तो लहर बड़ी शांत धीरे 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 चलती है। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं संगीत का क्या बात। सब सकता हूँ,
समझ सकता हूँ। किसका कलाम है जिग्नेश भाई, ये किसका कलाम है? ये फिल्म प्रेम गीत जी, ये पिक्चर की गजल है, प्रेम गीत जो पिक्चर जो था। अच्छा। मुझे हमेशा ये लगता है कोई भी गाना हम गाएं तो हमें उसके लेखक का नाम जरूर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि उसकी रचना है वो। शैलेंद्र को जानते हैं तो शैलेंद्र को गुलजार कहते हैं कि शैलेंद्र जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता, हसरत जयपुरी जैसा कुछ, मतलब जितने हमारे पुराने गायक थे, आज के अनजान साहब हैं। अनजान साहब अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में यहाँ दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय की मीटिंग में आए थे। वो ये कहते हैं कि हिंदी फिल्मों ने भारतीय संस्कृति को इतना दिया है। उनके फादर ने गंगा मैया पे गीत लिखा था एक, यदि मुकेश भगुड़ा जी को या DN भट्ट साहब को याद हो, गंगा मैया का गीत था। तो फिल्मी जो गीतकार है वो हमेशा गंदे गाने नहीं लिखता, गाने उनके हमेशा एक से एक सुपर्ब होते हैं, जो भाव में निबद्ध होते हैं, भाव प्रवण होते हैं, भाव लिए में होते हैं। और संगीतकार का तो खैर कहना ही क्या है, क्योंकि मुझे याद है जब तीसरी कसम बन गई थी या कोई फिल्म थी, उसमें राज कपूर साहब रात के 2 बजे शैलेंद्र के घर गए और रोए कि तूने क्या लिख दिया यार, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। ये गाना लिखा था शैलेंद्र ने। वो इतना गाना अच्छा था कि राज कपूर रोते रहे 2 घंटे तक और गले मिलते रहे रात के 2 बजे। जो गीतकार है उसका श्रेय हमेशा देना चाहिए। बिल्कुल सर, सहमत हूँ आपसे। एक दर्शक के तौर पर भी और गीतकार के तौर पर भी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ सर। मैं जिग्नेश सर, आपने इतना कमाल गाया, वाकई ऐसा होता कि किसी आदमी का नाम ब्रांड बन जाता है। जैसे जगजीत सिंह जी एक ब्रांड बन गए थे, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, मैं निजी रूप से बता रहा हूँ कि आप जो है उनसे कहीं बेहतर आपने गाया है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। निजी रूप से मैं कह रहा हूँ, आप बाकी लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाव में आपको जी जोशी सर। मैं खुशी व्यक्त करता हूं कि मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। फुली एग्री टू डिसएग्री विद यू कि कंपेयर नहीं कर सकते सर आप इनको। हाँ, यही लोकतंत्र है। जगदीश भाई ने कहा, देखो कितने कमेंट्स मिल रहे हैं, सबने पूरे भाव से हम सुन रहे हैं और बहुत, लेकिन कंपेयर करना कि उसने अच्छा गाया था, किशोर ने अच्छा गाया था, मोहम्मद रफी ने अच्छा नहीं गाया, आई डोंट एग्री विद दिस। मेरी निजी राय है सर, मैं डिसीजन नहीं दे रहा हूं, मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं, निजी राय बिल्कुल, ये निर्णय नहीं दे रहा हूं, ये अच्छा था। चलिए बहुत अच्छी बात। तो जिग्नेश भाई, हमेशा आपको बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं। हालांकि मैंने हमेशा ये कहा है कि गीत फरमाइशी नहीं है, हम सिर्फ आपके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन कमलेश भाई ने ये लिखा है कि मेहंदी हसन साहब ने जो गाई थी रचना रंजिशी सही वो भी हो, बाकी कई लोगों ने कुछ दिया, वो संचालक महोदय निर्णय करेंगे कि ये गवाना चाहते हैं नहीं गवाना चाहते हैं, क्योंकि इतना सुंदर जा रहा है ये प्रोग्राम और सबको इतना मजा आ रहा है, कोई दूसरी चीज हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्या बात है। ऐसा लग रहा है। मैं बीच में आपको रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता था और हमारा सेगमेंट में तय भी था, दर्शक उसको टिप्पणी भी कर रहे हैं और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जो गुजराती लोकगीत और लोक संगीत है, खासकर गरबा, रास, डांडिया, इन पर हम अभी चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे आज के शो के। ये हम सेकंड पार्ट में लेंगे जिग्नेश सर। आप 2 मिनट थोड़ा सा कुछ सेकंड पार्ट मत करिए, अभी एक टेम्पो बना हुआ है, उसी को चलते रहे। क्वेश्चन आंसर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम फेड अप विद दिस क्वेश्चन आंसर यार, बस इसको चलते रहने दीजिए। इसका कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन आंसर का। इनको सुनते हैं, इनको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। बीच में एक वो क्रम टूट जाता है अनटिल जगदीश भाई कहे कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे विराम चाहिए। बहुत सुंदर जगदीश भाई, बहुत सुंदर। जगदीश भाई तो 6 घंटे गाने वाले लोग हैं, वो कहाँ विराम चाहेंगे, गाते रहे। हम 6 घंटे रुक जाएंगे साहब। क्या बात है, 6 घंटे रुक जाएंगे। जी। तो सर, गुजरात में जो लोक विधाएं हैं सर, एक तो ये तो वर्ल्ड फेमस है, डांडिया, रास और गरबा आदि। कुछ ऐसा भी है कि जो लोग नहीं जानते, जैसे आपके दीव का कोई लोकगीत या लोक नृत्य हो, कोई ऐसी लोक परंपरा हो जो लोग नहीं जानते, कम जानते हैं, वो आप लाना चाहें शो के माध्यम से लोगों के सामने? नहीं, दीव में तो ऐसा कोई ऐसी खास जो संगीत की संस्कृति अलग टाइप की नहीं है। जी सर।
दीव में आपने पहले पोर्तुगीज भी थे, तो पोर्तुगीज संस्कृति का और गुजराती संस्कृति, क्योंकि हमारी संस्कृति ने दूसरी संस्कृति के बहुत सारी चीजों को ले लिया है, तो पोर्तुगीज संस्कृति और गुजराती संस्कृति के समन्वय पे से अगर कोई गीत या कोई फोक सीन हो तो? नहीं, ऐसा कोई फोक ऐसा कोई है तो नहीं, लेकिन एक ट्यून मैं आपको सिर्फ सुनाऊंगा, सिर्फ ट्यून है। जी जी, है ना, सॉन्ग तो नहीं है जी। ला 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 जो पोर्टुगीज संस्कृति के जो गाने होते हैं ना, वो इंग्लिश में होता है, और मुझको कोई हर्ज नहीं है ऐसा बोलने में कि मेरा इंग्लिश बहुत कच्चा है, इतना अच्छा नहीं है। जिग्नेश भाई, इंग्लिश में नहीं, लेकिन राज कपूर साहब ने फिल्म बॉबी में जो गाना गवाया था ना, देती है दिल दे, वो जो मछुआरों का गीत था, वो शायद पोर्तुगीज धुन थी। अच्छा, वो मुझे मालूम नहीं है सर। हाँ, वो पोर्तुगीज धुन थी, वो पोर्तुगीज संगीत को उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारे ने बहुत सुंदर ढंग से उस गीत को दिया था। जी सर, जी सर। तो जिग्नेश सर, जो गुजरात का पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से लोकगीत गुजरात के शामिल किए हैं आपने? हाँ, वो स्टैंडर्ड वाइज किए हैं जी। कुछ स्टैंडर्ड में, जो 6 स्टैंडर्ड से हमने बनाना शुरू किया था। अच्छा। तो शुरुआत के ईयर में गुजराती जो लोक संगीत है उसको उसमें रखा है। कौन कौन से हैं सर शुरुआत में? एक तो तारा विना श्याम मन, हाँ, तारा विना श्याम मने एकलडू लागे जी, अपना मलक, तारा विना श्याम मने एकलडू लागे, अपना मलकना मायाड़ू मानवी, वाह वाया ने वादर उमटिया। मैं गीतों के बोल के बजाय आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या है, गरबा है, वो रास है, वो डांडिया है, वो कुछ और है, क्या है? अच्छा अच्छा, मैं आपको सुनाऊं, आपको बताऊं। पहले जो रास होता है ना, रास वो कृष्ण भक्ति पे राधा, सुनाऊं समझाता हूँ। पहले रास, डांडिया, फिर गरबा। तो जी जी जी, मैं आपको अंतर बताऊं। रास, गरबा और लोकगीत, ये 3 शब्द है हमारे। रास के जिसमें राधा और कृष्ण का वर्णन आता है ज्यादा, जी जी, उसको हम रास बोलते हैं। वो मैं एक आपको सुनाता हूँ जी। तारा विना श्याम ने एकलडू लागे, रासे रमवाने विलोजे। तारा विना श्याम ने एकलडू लागे, रासे रमवाने विलोजे। तारा विना श्याम एकलडू लागे, तारा विना श्याम एकलडू लागे। रासे रमवाने वेलो आवजे हो, रासे रमवाने वेलो आवजे। तारा विना श्याम एकलडू लागे, रासे रमवाने वेलो आवजे। ये हुआ रास। अब दूसरा शब्द है गरबा। गरबा यानी कि जो नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि जो माता जी के 9 दिन होते हैं, उसमें जो भक्ति भाव पूर्वक जो हम गाते हैं उसको गरबा। एक गरबे की एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। मां पावाते गढ़ थी उतर्या महाकाली रे, मां पावाते गढ़ थी उतर्या महाकाली रे। हे मां परवरिया गुजरात, हे मां परवरिया गुजरात, पावागढ़ वाली रे। मां पावाते गढ़ थी
उतर्या महाकाली रे। ये हो गया गरबा कि जिसमें माता जी की आराधना के शब्द आते हैं। और तीसरी जो बात है वो लोकगीत। लोकगीत यानी कि जो लोको रचित होता है, लोको ही गीत बनाते हैं, लोको ही सुनते हैं और लोगों के लिए ही जो गीत बना हुआ है वो लोकगीत। एक लोकगीत आपको सुनाता हूँ हमारा गुजराती। अपना मलक ना मायाळु मानवी, अपना मलक ना मायाळु मानवी, माया मेलीने वया जाऊं मारा मेहरबान, हालो ने अपना मलक मा। माया मेलीने वया जाऊं मारा मेहरबान, हालो ने अपना मलक मा। अपना मलक मा मायाळु मानवी, अपना मलक मा मायाळु मानवी, माया मेलीने वया जाऊं मारा मेहरबान, हालो ने अपना मलक मा, हालो ने अपना मलक। ये हुआ लोकगीत हमारा। बहुत सुंदर, क्या बहुत बात, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा अंतर सबको समझ में आया। बिल्कुल। गुजराती लोकगीतों से याद आ गया कि अफ्रीका के कई देशों में गुजराती कम्युनिटी इतनी है और बहुत पहले के बसे हुए हैं। वहाँ के टीवी पे गुजराती शो बहुत आते हैं, केन्या में, कांगो में, बुरुंडी में, है ना। बहुत सारे शाम को जो टीवी जो चैनल आते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे सीरियल आते हैं, तो गुजराती सीरियल बहुत आते हैं वहाँ पे जी। और बहुत लोकप्रिय है गुजराती गाने और गुजराती गीत वहाँ पर अफ्रीका में, अफ्रीका के कई देशों में। हमारे एक शो में प्रभुदत्त मिश्र जी आए थे जलगांव महाराष्ट्र से, म्यूजिक के टीचर। उनकी एक रिक्वेस्ट आई थी कि गांधी जी का प्रसिद्ध गुजराती भजन वैष्णव जन की 2 लाइन अवश्य गाएं। वो शायद देर से जुड़े, मैं सिर्फ प्रभुदत्त मिश्र जी को बताऊं कि जिग्नेश भाई ने इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उसी भजन से की थी, वैष्णव जन तो तैने कहिए। और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि एंथनी गोन्साल्विस जो थे प्यारेलाल जी के गुरु थे और उनकी प्रेरणा से ही ये गोवन गीत बना, देती है दिल दे जिसके वो गीत उसमें बॉबी फिल्म में जो था वो देता है दिल दे बदले में दिल के प्यार में सौदा। वो पुर्तगीज लुक आती है उसमें, शेड्स आते हैं पुर्तगीज संगीत के। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरे। मैं सिर्फ भटजी से चाहूंगा कि फरीदा बेन ने एक कमेंट पे लिखा था कि आपने स्क्रिप्ट को नहीं संभाला, और उसका अदिति मिश्रा जी ने भी उसका समर्थन किया था। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या कमेंट था कि जहाँ एक्स डायरेक्टर CCRT जोशी साहब ने स्क्रिप्ट को नहीं संभाला, वो जरा यदि वो क्लियर कर दें, क्योंकि नहीं तो मेरे मन में भी एक रहेगा कि मैंने कहाँ गलती की करके। ठीक है जिग्नेश भाई, बहुत सुंदर। आगे क्या जी? कमलेश भाई ने कहा है कोंकणी सॉन्ग, बिल्कुल। और कमलेश भाई ने कहा है कि वो रंजिश ही सही। 2 उनके कमेंट जहां तक मेरे को याद आ रहे हैं, लेकिन कोंकणी सॉन्ग से शुरू करते। वही 2 चीजें आ रहा था, कोंकणी संगीत और क्या कहते हैं जो कच्छ का जो इलाका है, कच्छ का संस्कृति थोड़ा सा अंतर रखती है और वहाँ के लोकगीत लोक संगीत थोड़ा अलग किस्म के हैं। हाँ जी। तो मैं आपको पहले हमारा जो कच्छ का एक गीत मुझको आता है कच्ची लोक संगीत का, वो सुनाता हूँ। और बाद में मुझको कोंकणी तो नहीं आती है, लेकिन एक मराठी एक भक्ति संगीत का गीत आता है, अगर आप चाहे तो वो आपको सुना सकूंगा। बिल्कुल। कच्छ का सुनाइएगा। और बाद में बिल्कुल जो सुना सकते हैं सुनाइए सर। आप तो आज यू आर द हीरो ऑफ द शो टुडे। और गिरीश सर आपको बता दूं, कच्छ का जो कल्चर है मिक्स्ड कल्चर है। वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों लगभग बराबर हैं और दोनों बड़े मिलजुल के बड़े उससे रहते हैं। बिल्कुल। और बाद में जो हमारे कमलेश भाई स्वामी जी की एक फरमाइश है रंजीसी सही, वो भी उसका 1-2 अंतरा बिल्कुल सुनाऊंगा मैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। नगर बाजार मारो छेतरो ने मुख चढ़ने लागो ने हजार,
जाऊं रे हाले सुबेनी नगर बाजार, जाऊं रे हाले सुबेनी नगर बाजार। नाथ केरी नथड़ी लई गयो मीठड़ो ने, नाके अड़वी थईले बाजार, जाऊं रे हाले सुबेनी नगर बाजार, जाऊं रे हाले सुबेनी नगर बाजार। भैया केरो हारलो लई गयो मीठड़ो ने, भैया केरो हारलो लई गयो मीठड़ो ने, डोके जगड़ी दिले बाजार, जाऊं रे हाले सुबेनी नगर बाजार, जाऊं रे हाले सुबेनी नगर बाजार। एक अच्छी सॉन्ग था, लोकगीत। अब आपको एक मराठी गीत, जो भक्ति संगीत का गीत मुझको आता है, कोंकणी तो नहीं आता है, लेकिन वो सुनाता हूँ। केसवा माधवा तुझ्या नामात रे बोलवा, तुझ्या नामात रे बोलवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे बोलवा, तुझ्या नामात रे बोलवा। वेळा हो भक्तीसाठी गोप गड्यास यमुना काठी, वेळा हो भक्तीसाठी गोप गड्यास यमुना काठी, नन्ना घरच्या गाय हा किसी गोकुळी यादवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे बोलवा, तुझ्या नामात रे बोलवा। वीर धनुधर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती, वीर धनुधर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती, रथ हा कुणिया पांडवाच्या, रथ हा कुणिया पांडवाच्या, परवीसी कौरवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे बोलवा, तुझ्या नामात रे बोलवा, तुझ्या नामात रे बोलवा, तुझ्या नामात रे बोलवा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने सर अपने एक महाविद्यालय में आप जो संगीत सिखाते हैं जहाँ पर, तो उसमें आप संगीत की तीनों विधाएं सिखाते हैं। आप शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, आप सुगम संगीत सिखाते हैं, आप लोक संगीत भी सिखाते हैं। आप संगीत के मर्मज्ञ, आप तो इनमें अंतर समझते हैं, लेकिन हमारे जो साधारण, मेरे जैसे साधारण दर्शक हैं, वो इसमें अंतर कम समझ पाते हैं या नहीं समझते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत में क्या मोटा मोटा अंतर है। जी, शास्त्रीय संगीत यानी जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत, जो संगीत के जो 7 स्वर है, सा रे ग म प ध नि सा, वो 7 स्वर से शुरू करते हैं, उसको अब अलंकार बोलते हैं। बाद में जो राग होते हैं,
जिसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं चलती है। सा गाना है तो सा रे, बिल्कुल नियम पर आधारित होता है, शास्त्र पर आधारित जो गाना होता है। सुगम संगीत वो जो होता है उसमें जो बेस होता है वो तो क्लासिकल का ही होता है, राग पर आधारित, लेकिन उसमें संगीत के स्वर, जो राग के स्वर से उससे जो थोड़ा छेड़छाड़ होता है तो चलता है। और जो सुगम संगीत में जो हम जो फिल्मी संगीत गाते हैं, गजल गाते हैं, वो एक तरीके से सुगम का ही प्रकार है। और लोक संगीत का तो अभी बताया मैंने कि लोक संगीत का कैसा क्या होता है। तो इतना अंतर होता है सर, जहां तक मेरी जानकारी है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है सर तीनों में से? हमको तो ज्यादा गजल पसंद है, सुगम सुगम पसंद। और उसमें भी हिंदी गजल। जी हिंदी, जी उसका नाम ही सुगम है, सुगम, यानी कि जो सुगम आसानी से सबको अच्छा समझ में आ जाए। जी तो जी जी शास्त्रीय संगीत साधारण श्रोता के लिए शास्त्रीय संगीत दुर्गम हो जाता है। जी तो जी 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 सुगम जो है सही समझने बात है। सुनने में कर्णप्रिय होता है, आसान होता है। तो जी हम जी चाहेंगे सर आपको, आपके जो हमारे कमलेश स्वामी जी ने एक फरमाइश की थी सुगम संगीत की, तो वो बिल्कुल अगर आप पूरी कर दें। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। जी। निद निरे रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल है दुखाने के लिए रंजिश ही सही, आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए जिसकी माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना कि मोहब्बत पर छुपाना है मोहब्बत, चुपके से चुपके से किसी रोज जताने के लिए जिसकी सही, दिल में दुखाने के लिए जिसकी सही। जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, जैसे 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 तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, ऐसे ऐसे ही किसी रोज न जाने के
लिए जिसकी सही दिल ही दुखाने लिए जिसकी सही काफी से मुझे छोड़ के जाने के लिए जिसकी सही बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन बेहतरीन, अद्भुत। हमारे बहुत सारे Thank you. दर्शक हैं जो लगातार सुन रहे हैं, और आप फेसबुक में देखिएगा बाद में, बहुत आपके गाने से जी। बड़े प्रभावित हैं। और वाह बेहतरीन, आई कांट डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिनल एंड दिस। डॉक्टर ज्योति गांधी कह रही हैं कि वो ओरिजिनल में और इसमें अंतर नहीं कर पा रही हैं। तो आपने क्या बहुत बात अच्छा है, गाया क्या है। बात है, क्या बात है। बहुत सारे लोग आपसे मुतमईन हैं। तो मैं सर, अब हम कार्यक्रम के चूंकि अंतिम पड़ाव की ओर हैं, बहुगुणा जी शायद जी। कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर कुछ कहना चाहें तो सर हाथ खड़ा करिएगा ताकि मैं देख पाऊँ और आपको स्क्रीन पर ला पाऊँ। जी बहुगुणा जी कुछ कह रहे हैं सर, उनकी बात। अहमद फराज साहब की लिखी हुई गजल है ये, और जी। इसमें दो लाइन और बहुत सुंदर है। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस जी। को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तू तो मुझसे जमाने खफा के है लिए, तो जमाने या के लिए। फराज साहब की गजल है जी ये, बहुत सुंदर जी गजल जी है। जी 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 जी। बढ़िया सर, फराज अहमद फराज जो है बहुत कमाल के शायर हैं, और जितना अच्छा जी। उन्होंने लिखा है, मेहदी हसन साहब ने उसको पूरी आत्मा से गा करके बिल्कुल इस बिल्कुल गजल में वर्णन दिया है। बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल। बुराई नहीं है, और आपने भी कोई कमी नहीं की सर। तो हम तो Thank you. इसमें ऐसे कुछ कर सकते हैं कि जैसे तुझे आते हैं मैं गाने के बहाने, ऐसे ही हमेशा गाने के लिए आ। क्या बात है, ऐसा क्या कुछ हम बात है, आपको क्या कहना बात है। चाहते हैं। जय हो, जय हो, लेकिन जय हो। लेकिन सर समय जो है, समय बड़ा बेरहम है। ये जी जी दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, केवल समय ही सिकंदर, ऐसा कहा जाता है। तो मैं जी इस बारे में जोशी जी से चाहूंगा वो अगर आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहें, उसके बाद हम फिर समापन की ओर बढ़ें। जी। नहीं, मुझे लगा जिग्नेश भाई, मैंने एक बार कुमार गंधर्व जी को कई बार सुना, लेकिन उन्होंने क्या एक बात। बार ये कहा था कि वो गाते ही नहीं हैं, गाने को देखते भी हैं। तो मुझे लगा जो जी जिस 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 भावना से आपने गाया ना, तो आप उस गाने को देख रहे थे और वो सुर बिल्कुल। आपके सुर में निकल रहे थे। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे आपने नाना जी की बात कही बचपन में, या मदर की बात कही कि आप मदर को जी संगत देते थे, उनको सुनाते थे, कोई ऐसे जी। अनुभव, कोई विशेष अलौकिक अनुभव आपको भी हुए जिसने आपको संगीत की तरफ खींचा? जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, यदि आपको समझ में मेरी बात आए। कमरुद्दीन साहब का 11-12 साल का एक लड़का है, कमरुद्दीन। वो हम्म। वाराणसी के मंगला गौरी मंदिर में गायन कर रहा है, वादन कर रहा है, और उसको भीड़ जी में एक साधु महात्मा दिखते हैं, और वो जी इतना घबराता है कि उसकी शहनाई छूट जाती है, होंठ थरथराते हैं, और भाग के घर आ जाता है। और घर में वो जी बिल्कुल बदहवास है, और जी अपने घर वाले भी नहीं समझ पाते, तो अपने मामू को अपने एक बात बताता है कि मेरे साथ मंदिर में ऐसा अनुभव हुआ। तो मामू कहते जी हैं, तेरे और मेरे बीच की बात है, ये बात तू आगे से अब किसी को नहीं कहेगा, और तेरी साधना पूरी होगी। और वही कमरुद्दीन बड़ा होके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब बने, जिन्होंने क्या बात शहनाई को अपनी बिल्कुल है। पत्नी की तरह रखा। तो कुछ ऐसा जी अनुभव संगीतकारों को मुझे हुआ था। लगता है हुआ है। बिल्कुल 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 सर, मैं आपको बताऊं कि जी। जब मैं छोटा था तो उम्र बहुत छोटी थी, तो ज्यादा लगाव खेल पे होता था, लेकिन जो रूह थी वो संगीत वाली थी। तो हाँ, मेरे रूह मदर संगीत बोलते थे में कि है। तू जी, तो मेरे हाँ मदर बोलते थे कि तू अकेला ऊपर अकेला जा रूम में और बैठ के 1 घंटा रियाज कर। तो मैं एक वाह। दिन हारमोनियम लेके बैठा था मैं, तो शाम को बैठा था मैं, शाम का एकदम संध्या का टाइम था, और मैं गा रहा था राग केदार, और उसमें जो दर्शन जो घनश्याम जो भजन है हमारे नरसिंह मेहता का, उसकी राग केदार की रियाज कर रहा था। और उस टाइम पे एक
सफेद व्हाइट पुंज ऐसे आके निकल गया, और मैंने देखा वो अभी तक मेरे माइंड में प्योरली अभी ऐसे ही घुसा हुआ है। मैं बिल्कुल डर से भागा और फटाफट नीचे आके रोने लगा। मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं है, वो तो भगवान आपको आशीर्वाद देने के लिए आए थे, उससे डरना नहीं है, ऐसा बोल के वो किया था हमको। वाह वाह जिग्नेश भाई, वाह, मजा आ गया, बहुत सुंदर जी बहुत सुंदर। जी। तो जिग्नेश सर, आपने बहुत तरह तरह के अनुभव, तरह तरह के गीत सुनाए, और वो अभी तक आपने जो भी सुनाया सब हमारी इच्छा से और हमारे दर्शकों की फरमाइश पर सुनाया। कभी स्वामी जी की, कभी मिश्र साहब की, कभी की। आपकी कोई चॉइस होगी सर जो आपको आपके दिल के करीब जो है, एक अंतिम हम आपसे और सुनना चाहेंगे, उसके बाद फिर आपसे विदा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी, सुगम हो तो। जी 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 जी। कैसे कैसे रंग दिखाए काली रतिया, कैसे कैसे रंग दिखाए काली रतिया, हमको ही हमसे, हमको ही हमसे, हमको ही हमसे चुराए काली रतिया, कैसे कैसे रंग दिखाए काली रतिया, कैसे कैसे रंग। माया की नगरिया में सोने की बजरिया, नाच नाच हाय राम बावरी गुजरिया, रोए रे हमको, रोए रे हमको, रोए रोए हमको बताए काली रतिया, कैसे कैसे रंग। सगम मगम रे निर सद नि सद, कैसे कैसे रंग दिखाए काली रतिया, हमको ही हमसे, हमको ही हमसे, हमको ही हमसे चुराए काली रतिया, कैसे कैसे रंग, कैसे कैसे रंग, कैसे कैसे रंग। जी भट्ट साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सर ये बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर था। क्या कहें, कैसे कैसे रंग। सर आपने भी हमें आज कैसे कैसे रंग दिखाए हैं, हम बता नहीं सकते आपको। और अगर अब भट्ट साहब इजाजत दें तो आपने ये जो दर्शन दो घनश्याम नाथ वाला जो किस्सा सुनाया जी, ये दो लाइनें उसी नाम पे सुना दीजिए हमको दर्शक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सा म प म प द नि ध प म प ध प म सा रे सा। दर्शन द्यो घनश्याम नाथ मोरे, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन द्यो घनश्याम, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, सिर भी न देखे सूरत तेरी। युग भी देना आई मिलन की, पूरन मासी रे। दर्शन जो घनश्याम। बहुत सुंदर, थैंक यू थैंक यू। आभार।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेहतरीन सर, बेहतरीन। मतलब मैं आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आपने बहुत जो गाया उस पर तो हमने काफ़ी चर्चा की। अब हम शो के अंतिम चरण में हैं, तो जब हमने ये शो, खासकर मैं अपनी बात करूँ तो इसके बारे में सोचा था, क्योंकि बहुत सारे फेसबुक लाइव हो रहे हैं सर आजकल, और मतलब शाम को कम से कम 150 लोग आपको लाइव करते हुए दिख जाएंगे। और जब से हमने ये शुरू किया तो हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग लाइव आना शुरू हुए हैं, अपने अपने शोज कर रहे हैं। हमारी सबको शुभकामनाएं सर। और कुछ लोग बहुत गंभीर, अत्यधिक अति गंभीर, अति गंभीर किस्म के होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हर वक्त जो हम गंभीरता का चोला अपने चेहरे पर ओढ़े रहें, हम हम बहुत गंभीर दिखें, और ऐसा लगे कि शिक्षा की सार सबसे ज्यादा चिंता हमी को है। क्या बात दुनिया की शिक्षा की सबसे ज्यादा चिंता हमी को, ऐसा दिखना चाहिए, कुछ लोगों का ये मत है, लेकिन मैं उस मत से असहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा पर चर्चा हो, लेकिन अलग अंदाज में हो, मनोरंजन के साथ हो, गीत संगीत के साथ हो, साहित्य के साथ हो, कला के साथ हो, तो शिक्षा पर जो चर्चा होगी वो ज्यादा सार्थक होगी। और इसी वजह से इस शो का डिजाइन हमने इस तरह से किया है कि हम जो 1 घंटे का या 1.25 घंटे 1.5 घंटे का हम शो करते हैं, उसमें हम आधा पौन घंटा शिक्षा की चर्चा करते हैं, और बीच में हम कला, संगीत, साहित्य, लोकगीत, कविताएं, कहानियां चर्चा करते हैं, ताकि लोग बोझिल सा ना हो, भाषण ना लगे किसी को कि ये अब पूरे 1 घंटे तक विशेषज्ञ आ गए हैं, या अब 1 घंटे लेक्चर देंगे और हम, तो ऐसा शो बहुत दिन तक चलता नहीं है सर। यही कारण है कि आज 57वां एपिसोड है। जी मैं सही कह रहा हूँ सर, यही कारण है कि आज 57वां विशेषज्ञ आ गए हैं। विशेषज्ञ ने कभी भी 1 घंटा नहीं लिया सर। मैं इसलिए वो जो आप मेरे को 5 मिनट देते वो भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिग्नेश जी जैसे, कमलेश जी जैसे लोग आए और वो अपना गाएं, अपना अपने अपने ज्ञान से सराबोर करें, वो ज्यादा अच्छा है। विशेषज्ञ से मेरा मतलब ये है सर, विशेषज्ञ से मेरा मतलब ये है, जो दूसरे शो में मैं देखता हूँ ना सर, कोई एक गेस्ट आता है, वो 1 घंटे लगातार भाषण देता है, वो विशेषज्ञ होता है। हम ऐसा नहीं करते, हमारे शो में कोई भी लगातार नहीं बोलता 2-3 मिनट से ज्यादा। हमारे शो में जो गेस्ट आते हैं, वो भी जब बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो दुनिया स्पीचलेस रह जाती है। जैसा कि अभी कमेंट आया, देखिए हमारे गांधी मैम ने लिखा है स्पीचलेस। तो हम ऐसा नहीं सोचते कि बहुत गरिष्ठ इसको बनाया जाए कि इसको हजम ही ना हो पाए, इतना भारी भरकम बम्बार्टमेंट हो जाए, इतनी ज्ञान की बातों का ज्ञान छलक पड़े कि लोगों को लगे यार कि भैया बहुत हो गया, अब दूसरा कुछ देखते हैं फेसबुक। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल सही बात है। चाहते हैं शो ऐसा हो कि मैसेज के साथ साथ मनोरंजन भी हो, ज्ञान रंजन भी हो, सब कुछ हो उसमें। इसलिए हमने शो का अगर संगीत की भाषा में बोले तो हम शास्त्रीय संगीत की जगह सुगम और लोक संगीत पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फोकस जो है सुगम और लोक पर ज्यादा है, हमारा शास्त्रीय पर बहुत कम फोकस है। तो शिक्षा के जो शास्त्रीय लोग हैं, जो शास्त्रीय शिक्षाविद हैं, उनको हम बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दे पा रहे हैं। हम लोक संगीत शिक्षकों को और सुगम शिक्षकों को ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं। जोशी सर कुछ कह रहे हैं। जी सर। कल जैसे आए थे और आज जैसे आए, इन दोनों महानुभावों ने पूरे देश के रंग को हमको दिखाया। वो चौक पे कलाकृतियां जो थी वो पूरे देश के महानुभावों की थी। आज जो जिग्नेश जी ने गाया वो महाराष्ट्र का भी था, गोवा का भी था, गुजरात का भी था, पंजाब का भी था। तो इट्स बिकम ए नेशनल शो। ये एक हमारे शो की मुझे लगता है एक बहुत खास बात है। बिल्कुल सर। और मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी संगीत हो, लेकिन जो उसका मूल है मेन, वो तो शास्त्रीय संगीत ही है। आप चाहे कुछ भी गाइए, लेकिन जो उसका मूल वो शास्त्रीय संगीत है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट था कि शिक्षा एवं संगीत, तो आज की शिक्षा ऐसी है कि थोड़ी एकदम वजनदार शिक्षा होती है, एकदम सीरियस वाली। बच्चे कंटिन्यू टेंशन में रहते हैं और टेंशन में से मुक्त रहे, इसीलिए संगीत की शिक्षा भी शिक्षा में जरूरी है। इसी तरीके से आज हमने जो प्रोग्राम किया, तो जो भट्ट साहब ने बताया कि एकदम गंभीर नहीं, और हमारा सब्जेक्ट बस यही तो है। हाँ बिल्कुल जी। आपको हमारी एक कश्मीर से एक बहुत रेगुलर टीचर है, फरीदा शौक जी, वो आपको कश्मीर में इनवाइट करना चाहती है। सबको वो बहुत सहृदय हैं और कश्मीर इनवाइट करना चाहते हैं। दूसरा, आपके लिए दुआएं कर रही हैं कि आप सब ठीक ठाक रहें कोविड-19 में। और तीसरा वो आपका नंबर और ईमेल चाहती हैं,
वो ताकि आपको आपसे खतो किताबत कर पाए तो वो भट्ट जी उनको भेज देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर आपने कहा कि शास्त्रीय संगीत ही सबका आधार है, लेकिन शास्त्रीय संगीत का आधार भी लोग है। मजे की बात यह है कि शास्त्रीय संगीत का जो आधार है वो लोक संगीत है। वो लोग अब आप संगीत दोनों सही है, सही। बहस करेंगे तो गंभीर चर्चा हो जाएगी, बहस मत और मूल लोग ही है, लोग से सब कुछ निकला है, शास्त्र जो है हाँ लोग से ही जी निकला है। तो हम हाँ आपका से बहुत बहुत आभारी हैं जिग्नेश सर, आप आए और आपने हम भी इतना आपके आभारी बढ़िया। है जी, हम भी आपके बहुत आभारी है कि आपको मुझको आमंत्रित करके और बहुत सारे ग्रुप से मिलवाया और आप सबका दर्शन करने का, आप सबसे बातें करने का लाभ मुझे मिला। आपका और कमलेश स्वामी जी का खूब बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं। जी जी, हम आपके रजनीकांत आभारी शुक्ला हैं, जी, जुड़ गए आप हमसे। रजनीकांत शुक्ला जी, प्रभुदत्त मिश्र जी दोनों वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा था कि आधार तो लोक ही है, लोक के बिना शास्त्र हो ही नहीं सकता सर, संभव ही नहीं है। लोक बना तभी शास्त्र बना। बराबर है भट्ट खैर जी, जी, सर जी। ये भट्ट जी मैं एक चीज बता दूं आपको जी कि ये जो वीर बहसें करते हैं ना, जी, मेरा ये चला गया। आपका फोन आ ये गया जो सर, बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, ये जो बहुत गंभीर बहस करते हैं जी उनको समझाने के लिए ये जो किताबें मैंने रखी पढ़ने के लिए नहीं है, मैं फेंक के मारता हूँ उनके ऊपर। ये तो सर आप हमको डराने के लिए, हम जैसे गरीब वही लोगों को कह रहा डराने हूँ, के लिए रखते हैं। ये उनके ऊपर मैं फेंक के मारता हूँ ताकि उनके सिर में दर्द हो जाए तो भाग जाए यहाँ से। सर ये किताबें तो आप हम ये जैसे लोगों को, किताबों के लिए शब्द इस्तेमाल मत करिए सर, किताबें फेंक के मत मारिए। नाराज जरूर हो जाइए आप जरूर, क्योंकि किताबें फेंक के मत मारिए। किताबें तो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। तो पूरे एक नेशनल सर शो ये में मुझे ऐसी बात मालूम कहना है, कि किताबें फेंक के। ये मुझे मालूम है कि आप हम सबको डराने के लिए रखते हैं किताबें, ताकि हम भी जो है डर जाए कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं। हम वैसे ही डरते हैं सर आपसे, किताबें पीछे और रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन कहना मुकेश जी के अनुभव को देख के लगता है कि बहुत हर घाट का पानी पिया है, क्योंकि जो इनके कमेंट्स आते हैं ना, जस्ट सुपर। परसों आपने जो उनकी बात की थी, मैंने वो किताब मंगा ली ऑनलाइन। ये नूर खान की किताब मंगा ली मैंने, वो स्पाई प्रिंसेस। अच्छा, नूर इनायत की, बहुत नूर अच्छे, इनायत नूर खान की इनायत। मैंने बहुत सारे मैंने मंगा लिए। आज बढ़िया सर, बहुत आज ही सही। बधाई आई है, आपको, नई किताब की आज ही बधाई आई सर है। आपको, इसकी पार्टी कर लेंगे। तो आज हम इतना ही मित्रों, आज के शो के लिए इतना बहुत ही सारे पर्याप्त रहेगा। आज के शो के लिए इतना ही पर्याप्त रहेगा। हम जो है पुनः एक बार मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी का सबसे पहले आभार ज्ञापित करते हैं, उसके बाद से गिरीश चंद्र जोशी सर का आभार ज्ञापित करते हैं, और हमारे आज के मेहमान और आज के हीरो जिसे मैं कहना चाहूंगा, जिग्नेश हरेश नहीं। कुमार तिलावत, जो जी, दीव से हमारे साथ जुड़े। हम उनका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं सारे दर्शकों की ओर से, जिन जिन सबको आपने भाव विभोर किया। वो सब आपको बोल नहीं सकते, तो मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते बोल रहा हूँ सर। आप आए शो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, कल शाम ठीक 7 बजे फिर हम आपके साथ होंगे, और कल हमारे शो में एक बहुत ही खास शिक्षक होंगे जो विज्ञान के शिक्षक हैं, राजेश जोशी जी उत्तराखंड से। लेकिन उनकी खूबी यह है कि वो विज्ञान को कला के साथ जोड़ते हैं, विज्ञान को संगीत के साथ जोड़ते हैं, विज्ञान को रंगमंच के साथ जोड़ते हैं, विज्ञान को विभिन्न जो अलग तरह के प्रयोग हैं उनके साथ जोड़ के बच्चों के साथ काम करते हैं। तो कुल मिला के कहना चाहिए कि विज्ञान जैसे क्लिष्ट विषय का शिक्षण आसान बनाते हैं अपने प्रयोगों से। तो राजेश जोशी कल हमारे साथ होंगे ठीक 7 बजे। जुड़ना न भूलिएगा, इसी समय इसी वॉल पर। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, और जिग्नेश सर को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।